बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सरफ़हरिस्त तो ये मौजू है कि इमरान खान ने अपनी कैबिनेट को स्टैंड बाय क्यों कर दिया है। अगले 3 महीने उन्होंने नाज़ुक क्यों करार दिए और इस पर क्या क़यास आराई हो रही हैं। एक बात तो मैंने इस हवाले से कल के ब्लॉग में कर दी थी, आज उसी का ज़िक्र इससे जोड़ना है, और ख़बर के तौर पर नहीं बल्कि एक अंदाज़े के तौर पर, और आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माजरा क्या है। और दूसरा ये है कि पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात को गैर जमाती बुनियादों पर कराने के लिए हुकूमत ने PTI ने जो रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, वो मुस्तरद हो गई है और यूँ PTI को पख्तूनख्वा में एक और शर्मिंदगी का सामना है, जहां उसकी इंतखाबी हालत बहुत नाजुक है और जिसका अंदाज़ा एक वीडियो से भी हो सकता है जो इसके आखिर में आप देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं ये इस हवाले से कि इमरान खान ने 3 माह के लिए कैबिनेट के वज़ीरों को स्टैंड बाय क्यों किया है। इमरान खान ने कहा है कि अगले 3 महीने बहुत अहम है और दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए काबीना के वज़ीरों का पाकिस्तान में रहना ज़रूरी है। ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनको काबीना के वज़ीरों की मौजूदगी के बगैर हल नहीं किया जा सकता, और माशी चैलेंजेस तो पहले से हैं, सूरत हाल पहले से ज़्यादा नाजुक हो गई है, उसके हल में या उसके हल ना होने में वज़ीरों का किरदार तो बिल्कुल गैर मुतल्लका है। और ये सऊदी अरब से और IMF से जो ताज़ा मुआहदे हुए हैं, इनके नतीजे में तमाम माहिरीन मईशत ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गर्दन गिर्द एक हाथ सऊदी अरब का है और एक हाथ IMF का है, जब चाहें वो पाकिस्तान का गला दबा सकते हैं। सऊदी अरब से जो कर्जा लिया गया है वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, लेकिन उसका भारी सूद अदा करना पड़ेगा। तो सवाल वही है कि फिर चैलेंजेस कौन से हैं और ये 3 महीने अहम क्यों हैं। उन्होंने अहम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उसको आप नाजुक के लफ्ज़ से भी उसका तर्जमा कर सकते हैं। और 3 महीने ही नहीं बल्कि लगता ये है कि दिसंबर का महीना ही बहुत ज़्यादा अहम है और दिसंबर ही के महीने को आप नाजुक कह सकते हैं। तो क़यास आराई जो लोग कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और वो ये कह रहे हैं कि PTI के अंदर एक बड़ी बगावत जन्म ले रही है, बल्कि जन्म ले चुकी है। उसकी वजह से इमरान खान ने वज़ीरों को स्टैंड बाय किया है। इस बगावत का ताल्लुक बिलावल भुट्टो की तकरीर से भी है, जिसका जिक्र मैं अभी करूँगा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि बगावत से वज़ीर क्यों कर निबट सकते हैं, क्योंकि जिस बगावत का जिक्र किया जा रहा है उसमें मुतअद्दिद वज़ीर भी शामिल हैं। तो मेरे ख़्याल में इस अहम महीने को अहम करार देने की वजह ये बगावत नहीं है, बल्कि कुछ और है। और वो क़यास आराई ये है कि ये जो PTI के अंदर के हलके बता रहे हैं कुछ अखबार नवीसों को कि इमरान खान पहला वार कर देंगे और अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके किसी को बरतरफ कर देंगे, तो उसके लिए ये आईनी शर्त ये है कि कैबिनेट के तमाम वज़ीरों के उस समरी पर या उस आर्डर पर दस्तखत हों, ये पता चले कि ये कैबिनेट की मंजूरी से ये फ़ैसला हुआ है, और तभी वज़ीर-ए-आज़म उस फ़ैसले का ऐलान कर सकता है। और इसलिए वज़ीरों को स्टैंड बाय रहने का हुक्म दिया गया। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल पैदा होता है कि जो वज़ीर बागी हैं वो दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर ये फ़ैसला रूबे अमल किस तरह आएगा। इमरान खान की कोशिश ये है कि जो बागी वज़ीरों को मना लिया जाए, बागी अरकान असम्बली को बेशक ना मनाया जाए और ये एक बड़ी बरतरफ़ी कर दी जाए, जिसके बाद जो बागी अरकान हैं वो खुद ही वापस आ जाएंगे, फिर उनसे निमट लिया जाएगा। ये इमरान खान की सोच है, जिसका इशारा PTI के हलकों के अंदर से मिल रहा है। और इमरान खान को जल्दी क्यों है? अब पिछले महीने से ये मामला चल रहा है, बल्कि बरतरफी की जो तजवीज़ है इस पर तो शायद 2 महीने पहले से कुछ खबरें चल रही हैं, क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान ये काम कर सकते हैं। और मैंने ये अपने ब्लॉग्स में कहा था कि इमरान खान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये इक़दाम कर सकें। तो हो सकता है ये एक किस्म की गीदड़ भभकी हो, एक किस्म का डरावा हो, एक किस्म की धमकी हो, लेकिन फिर बात वही है कि ये इसको इतनी जल्दी क्या पड़ गई। तो जल्दी पड़ने की वजह पीपल्स पार्टी को मिलने वाली कुछ इतलात हैं जिसका ताल्लुक PTI के अंदर होने वाली बगावत से है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग को ये इशारों किनारों में बता दिया है कि हम आपके बगैर भी इन हाउस चेंज ला सकते हैं, और जबकि पीपल्स पार्टी की तादाद बहुत कम है, मुस्लिम लीग नून की मदद के बगैर वो कोई इन हाउस चेंज नहीं ला सकती। तो उसके इस इशारे का मतलब यही निकाला जा रहा है कि उन्हें PTI के अंदर जो होने वाली बगावत है उसका इल्म है, या बल्कि बगावत को एक किस्म की साजबाज के साथ जोड़ा जा सकता है।
اور پیپلز پارٹی کو امید ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی مدد کے بغیر بھی یہ کام شاید کر سکے، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بلکہ پیپلز پارٹی سے ہٹ کر کچھ اور اخبار نویسوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو باغی ارکان ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ سارے پیپلز پارٹی سے مل جائیں تو پھر واقعتاً مسلم لیگ کی ضرورت یا تو نہیں رہے گی یا پھر بہت کم رہے گی۔ اور اس سلسلے میں 2 بیانات کل کے اہم ہیں، ان سے بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ پر شہباز شریف نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت نے معیشت کو جس نقطۂ عروج تک پہنچا دیا، معیشت کے زوال کو، اس کے بعد تباہی ہے اور یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کے سینیٹر نیر بخاری نے یہ کہا کہ میاں صاحب ایک قدم آگے آپ بڑھا دیں تو یہ حکومت گر جائے گی۔ تو مطلب یہی تھا وہ یعنی ان ہاؤس چینج والا کہ مسلم لیگ نہیں مان رہی۔ اور پھر بلاول نے پشاور میں جو یوم تاسیس کے موقع پر جلسہ کیا، جہاں مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی حریف نہیں ہے کسی بھی سیاسی میدان میں، کیونکہ پختونخوا میں وہ اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے پارلیمانی طور پر کہ پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ہو، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے پشاور کے جلسے میں مسلم لیگ نے کوئی رکاوٹ ڈالی، اور نہ ہی ان حالیہ دنوں میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف کسی قسم کی بیان بازی کی یا ایسی حرکت کی جس سے پیپلز پارٹی اشتعال میں آئے۔ تو پھر بلاول نے وہاں مریم نواز پر اور نواز شریف پر بہت زبردست اور تیز حملے کیوں کہے، انہیں چور قرار دیا اور ساری وہ باتیں کی جو پی ٹی آئی والے کرتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، مریم کے خلاف، وہ ساری باتیں بلاول نے وہاں کیوں کی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بلاول کو اس بات کا صدمہ ہے، زرداری صاحب کو بھی اس بات کا صدمہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایوان کے اندر سے ان ہاؤس چینج کی کوئی یقین دہانی نہیں کرا رہی، بلکہ اس سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، جس کا میں نے کل کے بلاگ میں بتایا تھا کہ نواز شریف تیار نہیں ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کی خاموشی کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس پر تیار نہیں ہے۔ تو گیم اس وقت یہ ہے، وہی جو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان ہاؤس چینج لا کر ایکسٹینشن دے دی جائے اور پھر نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، جس پر نواز شریف راضی نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے حلقے یہ دعوے کر رہے ہیں، اور بلکہ پی ٹی آئی کے حامی اخبار نویسوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کئی وزیروں سمیت ایک اچھی خاصی تعداد ان ہاؤس چینج میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شاید کچھ کسر رہتی ہے، کچھ گنتی میں کمی ہے، اسی لیے وہ مسلم لیگ نون پر بیک وقت وہ اشتعال بھی اظہار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو حکومت گر سکتی ہے۔ تو گویا کہ معاملہ دونوں طرف سے تیار ہے۔ عمران خان نے کیبنٹ کو سٹینڈ بائی کر دیا ہے، اور وہ کیبنٹ کو سٹینڈ بائی کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ارکان اسمبلی اور وزیروں کی حالت اس وقت اس طرح کی ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ عمران خان نے ہمیں کس مقصد کے لیے، کس کاغذ پر دستخط کرانے کے لیے، کس فیصلے کی منظوری لینے کے لیے ہمیں بلایا ہے، تو اچھی خاصی تعداد وزیروں کی پاکستان میں ہوتے ہوئے، بلکہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی وہ کیبنٹ کے اجلاس سے غیر حاضر ہو جائے گی، اس کے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دے گی۔ لیکن اگر ہم تھیوریٹیکلی یہ فرض کر لیں کہ عمران خان ان وزیروں کو رام کر لیں گے اور تمام وزیر کیبنٹ کے اجلاس میں آ جائیں گے، تو تب بھی عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ پتہ ہوگا کہ دوسری طرف سے بھی تیاری مکمل ہے۔ وہ دوسری طرف کی تیاری کیا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اور میرا خیال عمران خان کو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں بھی یہ بات صیغہ راز میں ہے۔ لیکن عمران خان جو واردات کرنے والے ہیں اس کا علم ان کو ہے، یعنی ایک فریق جو کارروائی کرنا چاہتا ہے، جو ایڈونچر کرنا چاہتا ہے، اس کا علم فریق ثانی کو ہے، اور فریق ثانی نے جو منصوبہ بنایا جوابی، وہ اس کا علم فریق اول کو نہیں ہے۔ تو اس سے فریق اول کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ فریق اول جو ہے وہ کمزور گراؤنڈ پر کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کھیلنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کا فیصلہ کر کے اس نے فریق ثانی کو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فریق ثانی کے اشتعال کو بڑھاوا دے دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ قیاس آرائیاں کہہ لیں یا اندازہ کہہ لیں یا تجزیہ کہہ لیں، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اب آگے یہ صبح پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات کو غیر جماعتی قرار دینے کے لیے پی ٹی آئی نے جو درخواست دائر کی تھی،
तो वो तो मुस्तरद हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इंतखाबात जमाती ही होंगे। इसमें खबरियत क्या है? इसमें खबरियत वही है जिसके मैंने कल के व्लॉग में भी जिक्र किया था कि पीटीआई को सूबा पख्तूनख्वा से वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। वो गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करा के आज़ाद उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इरादा रखती थी कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे उनको हम साथ मिला लेंगे और कहेंगे कि दरअसल ये हमारे ही उम्मीदवार थे जो जीत गए। इस तरह हमारे चेहरे पर एक शिकस्त का दाग जो है वो नहीं लग सकेगा, उससे हम बच जाएंगे। लेकिन अब ये रास्ता बंद हो गया है। अब पीटीआई के अपने उम्मीदवार अपनी पार्टी के टिकट पर ही खड़ा करना पड़ेंगे जो उनको नहीं मिल रहे। कई जगहों पर मौजूद हैं, कई जगहों पर मौजूद नहीं है। यानी जितनी एक सियासी पार्टी के लिए इससे बड़ी सदमे की और शिकस्त की बात क्या हो सकती है कि उसे बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे मुकामात पर उम्मीदवार ना मिले। और मैंने बताया था कि कई मुकामात पर पीटीआई के लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो रहे हैं और सिर्फ हामी नहीं बल्कि पीटीआई के वजीर जो हैं वो भी अपने उम्मीदवारों को आज़ाद खड़ा कर रहे हैं, पीटीआई का टिकट नहीं दिला रहे, पीटीआई के इंतखाबी निशान नहीं दिला रहे। तो नाज़रीन, कल एक कस्बे में पीटीआई के इंतखाबी मुहिम चलाने वाले हजरात का एक वफद जब उस कस्बे में पहुंचा वोट मांगने के लिए, तो लोगों ने छतों पर खड़े होकर उन पर कचरा, मिट्टी, कूड़ा और मिट्टी के रोड़े फेंके। पत्थर तो किसी के सर पर लग जाए तो फट जाता है और वो उसके लिए फैटल भी हो सकता है, मोहलक भी हो सकता है। वो मिट्टी के जो पत्थर होते हैं जिनसे चोट तो लगती है लेकिन जान जाने का ख़तरा नहीं होता, ज़ख्म आने का ख़तरा नहीं होता। तो उन्होंने पत्थर भी मारे, कूड़ा भी फेंका, मिट्टी भी फेंकी और इतनी मिट्टी फेंकी कि वो जैसे गलियों में एक मिट्टी की आंधी सी आ गई हो। ये वीडियो आप देख सकते हैं, बल्कि हो सकता है आपने पहले से देख रखी हो। अगर नहीं देखी तो ये आप यहाँ इसके आखिर में देख लीजिएगा, और अगर आप देख चुके हैं तो चलिए दोबारा देखकर अपना ईमान ताज़ा कर लीजिएगा। तो ये वहाँ पख्तूनख्वा में सूरत हाल है। और पख्तूनख्वा में जो हालात की अबतरी है, वहाँ आटा सबसे ज़्यादा महंगा मिल रहा है, वहाँ चीनी सबसे ज़्यादा महंगी मिल रही है, वहाँ दूसरी बर्बादियाँ। और ये मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्कैंडल भी पख्तूनख्वा से ही आए हैं। मसलन पहले वो बीआरटी का जो स्कैंडल था वो आपके सामने है, उससे पहले मालम जब्बा का स्कैंडल, और फिर वो बिलियन ट्री सुनामी कि 1 अरब दरख्त लगाए गए हैं। 1 अरब दरख्त कहाँ लगाए गए हैं सूबा पख्तूनख्वा के लोगों को भी पता नहीं है। वो किसी ऐसी जगह पर छुपा कर लगाए गए हैं कि जहाँ किसी की नज़र न लगे। इस तरह का कोई मामला लगता है। तो ये करप्शन के 3-4 स्कैंडल पख्तूनख्वा से हुए। और फिर जो आटे का स्कैंडल हुआ, जो आटा और चीनी स्मगल करके फिर पाकिस्तान वापस मंगाकर उनको उनकी पहले किल्लत पैदा की गई और फिर पाकिस्तान में लाकर रेट बढ़ाए गए, तो उसमें भी पख्तूनख्वा को इस्तेमाल किया गया। ज़ाहिर है पख्तूनख्वा की सरहद अफ़गानिस्तान से लगती है, मिलती है, तो वहाँ से ये आटा भी वहाँ गया और चीनी भी वहाँ गई। आज से कुछ महीने पहले तक ये राय थी कि पंजाब में पीटीआई गैर मकबूलियत की आखिरी इंतहा को पहुँच गई है, लेकिन पख्तूनख्वा में उसकी मकबूलियत अब भी बाकी है। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हो रहा है उससे अंदाज़ा होता है कि पख्तूनख्वा में भी इस पार्टी के नाम लेवा अब गिनती के ही रह गए हैं। और अगर वहाँ इंतखाबात होते हैं तो पीटीआई को एक बहुत बड़ा सदमा मिलने वाला है, और जिसका अंदाज़ा पीटीआई को हमसे ज़्यादा है। इसीलिए उसने आखिरी दम तक ये फ़ाइट की है कि पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हो। और ये लतीफ़ा देखिए कि ज़िया-उल हक हो या परवेज़ मुशर्रफ हो या अयूब खान हो, इन सब ने बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर ही कराने की कोशिश की है और कराए हैं। तो इन सब की जो सोच है वो एक ही है कि सियासी शऊर और सियासी मेचोरिटी और सियासी कंट्रोल, सियासत पर आवाम का कंट्रोल ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बात सारी पर्दे में रहे। और इस तरह एक बल्दियाती इंतखाबात का फ्रॉड करा के बल्दियाती जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को सरकारी धौंस के ज़रिए अपने काबू में रखा जाए और इलेक्शन ना कराया जाए। और पंजाब में भी ये इलेक्शन से भाग रहे थे। पंजाब में भी जो इलेक्शन हो रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहे हैं, वरना इन्होंने पंजाब में बल्दियाती इदारे तोड़ दिए थे और फिर इलेक्शन कराने का नाम नहीं लिया था। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। और अब देखिए ये जो दिसंबर का महीना, बकौल इमरान खान 3 महीने, लेकिन मुबस्सरीन के मुताबिक दिसंबर का महीना
کون سے چیلنج لے کر آتا ہے، اور عمران خان جس ایڈونچر کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں وہ اس ایڈونچر کو مکمل کرنے کے لیے اس کا آغاز بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔